महाजनपदों का उदय भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ये वह समय था जब जनजातीय समुदायों से संगठित राज्यों का निर्माण हुआ और ये राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों में बदल गए। इस युग को महाजनपद काल या उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। जनपदों के अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि में विभिन्न जनों के जीवन, संगठन और जनपदों के विकास की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से जनजातीय और वन की शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य में जनपद काल की स्थिति का अच्छा विश्लेषण मिलता है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों और उनके क्षेत्रीय विस्तार का वर्णन है। इसमें काशी, कौशल और मगध जनपदों के राजनीतिक संबंधों की जानकारी मिलती है। यह जनपदीय जीवन में नई प्रवृत्तियों के विकास को दर्शाता है, जिनके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। साहित्यिक स्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये 16 महाजनपद है: 1 अंग, 2 मगध, 3 काशी, 4 वज्जी, 5 मल्ल, 6 वत्स, 7 कोसल, 8 शूरसेन, 9 पांचाल, 10 कुरु, 11 मत्स्य, 12 छेदी, 13 अवंती, 14 गंधार, 15 काम्बोज, 16 अश्मक। हम सभी के विषय में एक एक करके जानकारी देंगे। अंग महाजनपद भौगोलिक स्थिति: इस समय वर्तमान का आधुनिक बिहार और पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग शामिल था। चंपा, जो गंगा नदी के किनारे बसा था, इस महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद के पश्चिम में मगध, उत्तर में वज्जी, दक्षिण में दक्षिणी बिहार और झारखंड, पूर्व में बंगाल क्षेत्र स्थित था। विशेषताएं: अंग महाजनपद व्यापार और समुद्री गतिविधियों का केंद्र था। इसकी राजधानी चंपा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार किया जाता था। अंग महाजनपद को बाद में मगध साम्राज्य ने जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह वर्तमान क्षेत्र दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था। प्रमुख नगर में राजगीर, जो इसकी प्राचीन राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना इसकी राजधानी हुई। इस महाजनपद की सीमाएं: उत्तर में गंगा नदी और कोसल महाजनपद था, दक्षिण में विंध्य पर्वत और झारखंड का क्षेत्र था, पूर्व में अंग महाजनपद था और पश्चिम में वत्स और अवंती महाजनपद अवस्थित थे। विशेषताएं: मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक बना और आगे चलकर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्यों की नींव यहीं पड़ी। इसकी राजधानी पहले राजगीर थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना स्थानांतरित किया गया। मगध की शक्ति का कारण इसकी मजबूत सेना, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक सुरक्षा थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसे बहुत विस्तार दिया। काशी महाजनपद भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसमें वर्तमान क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाराणसी और आसपास का क्षेत्र शामिल था। इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। इस महाजनपद के पश्चिम में वत्स, पूर्व में मगध और अंग, उत्तर में वज्ज महाजनपद, दक्षिण में बुंदेलखंड क्षेत्र अवस्थित था। विशेषताएं: काशी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी, काशी उस समय भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। काशी और मगध के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला और अंततः काशी को मगध ने अपने अधीन कर लिया। काशी को हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता था। वज्ज महाजनपद में वर्तमान क्षेत्र, उत्तर बिहार और नेपाल का कुछ भाग शामिल था। वैशाली नगर इसकी राजधानी थी। इसकी सीमाएं: पश्चिम में गंगा और मगध महाजनपद, उत्तर में नेपाल क्षेत्र, दक्षिण में गंगा नदी और काशी, पूर्व में अंग महाजनपद से मिलती थी। विशेषताएं: वज्ज महाजनपद एक संघात्मक शासन प्रणाली, गणराज्य के रूप में जाना जाता था। यहाँ की शासन प्रणाली में कई कुलों, खासकर लिच्छवी, विदेह और झात्रिक का योगदान था। वैशाली शहर न केवल राजनीतिक बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों का भी एक प्रमुख केंद्र था। बुद्ध ने भी यहाँ कई उपदेश दिए और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म यहीं हुआ था। कौसल महाजनपद, इसका क्षेत्र वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का कुछ भाग था। इसके प्रमुख नगर में श्रावस्ती, जो इसकी राजधानी थी, अयोध्या और कुशावती शामिल थे। इसकी सीमाएं: पूर्व में मगध,
पश्चिम में वत्स, उत्तर में नेपाल क्षेत्र से जुड़ती थी। यह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए प्रसिद्ध था। मल्ल महाजनपद, आधुनिक उत्तर प्रदेश और नेपाल का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। इसके प्रमुख नगर में कुशीनारा और पावा प्रसिद्ध थे। इसकी सीमाएं पूर्व में वज्ज से, पश्चिम में काशी और शूरसेन से टच होती थी। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर के लिए प्रसिद्ध था। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के भाग में अवस्थित था। इसका प्रमुख नगर सोत्थिवती शक्तिमती था। इसके उत्तर में वत्स और कुरु था, जबकि दक्षिण में अवंती स्थित था। चेदी महाभारत काल में शिशुपाल के शासन में था। वत्स महाजनपद, आज का प्रयागराज और उसके आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद का निर्माण करता था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और इसकी सीमाएं पूर्व में काशी और मगध से जुड़ती थी। वहीं पश्चिम में अवंती इसका पड़ोसी महाजनपद था। यह एक व्यापारिक नगर था और यहाँ उदयन नामक राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कुरु महाजनपद, आज का दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसकी सीमा में थे। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और हस्तिनापुर इसके प्रमुख नगर थे। इसके पश्चिम में पांचाल और पूर्व में वत्स स्थित था। यह महाभारत काल में कौरवों और पांडवों का राज्य था। पांचाल महाजनपद, इसमें वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ भाग आता था। कांपिल्य इसकी राजधानी थी। इसके पश्चिम में कुरु और पूर्व में कोसल था। यहाँ भारतीय दार्शनिक कणाद और पतंजलि का जन्म हुआ था। मत्स्य महाजनपद, राजस्थान में जयपुर और अलवर का क्षेत्र इसका अधिकार क्षेत्र था। विराटनगर इसकी राजधानी थी और इसकी सीमाएं पूर्व में कुरु और पांचाल से टकराती थी। महाभारत काल में यह राजा विराट का राज्य था। शूरसेन महाजनपद, वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मथुरा इसकी कार्यप्रणाली का क्षेत्र था और मथुरा ही इसकी राजधानी थी। यह कृष्ण जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध था। अश्मक महाजनपद, आधुनिक महाराष्ट्र और तेलंगाना अश्मक महाजनपद को बनाते थे। प्रमुख नगर पाटन इसकी राजधानी थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती महाजनपद, आधुनिक मध्य प्रदेश, उज्जैन और महिष्मती इसकी सीमाओं में आते थे। उज्जैनी, उज्जैन इसकी राजधानी थी। यह बाद में मगध साम्राज्य में मिल गया था। गांधार महाजनपद, यह वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित था। तक्षशिला इसका प्रमुख नगर था। तक्षशिला उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह क्षेत्र भारत यूनानी संस्कृति के संगम का स्थान था। बाद में यह फारस और फिर सिकंदर के अधीन हो गया। यह महाभारत काल में शकुनी का राज्य था। कंबोज महाजनपद, वर्तमान क्षेत्र अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में स्थित था। इसकी राजधानी पुवंधर मानी जाती है। यह भारतीय और ईरानी संस्कृति का मिश्रण था। यहाँ के लोग युद्ध कला में निपुण थे और यहाँ के लोग योद्धा और घुड़सवार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। यह महाजनपद बाद में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। महाजनपद कैसे उत्पन्न हुए? चलिए इनके उदय के प्रमुख कारणों को भी जान लेते हैं। 1. लोहे का उपयोग। इस काल में लोहे के औजारों और हथियारों का अधिक प्रयोग हुआ, जिससे कृषि और युद्ध क्षमता बढ़ी। 2. स्थायी कृषि व्यवस्था। नदियों के किनारे बसी सभ्यताओं में कृषि उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि हुई और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। 3. शहरीकरण और व्यापार। नगरों का विकास हुआ और व्यापार मार्गों के विस्तार से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 4. राजनीतिक संगठन। छोटे छोटे कबीले शक्तिशाली राज्यों में संगठित होने लगे, जिससे महाजनपदों का निर्माण हुआ। 5. धार्मिक एवं बौद्धिक विकास। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा, जिससे समाज में परिवर्तन आए और नए राजनीतिक विचारों का जन्म हुआ। महाजनपदों का शासन तंत्र। महाजनपदों में 2 प्रकार के शासन प्रणालियां प्रचलित थी। एक राजतंत्रीय महाजनपद, इनमें राजा का शासन होता था जो वंशानुगत होता था, जैसे मगध, काशी, कौशल, वत्स और अवंती।
2. गणतंत्रीय महाजनपद। इनमें शासन परिषद संघ के माध्यम से चलता था और प्रमुख व्यक्ति राजा या सेनापति का चुनाव किया जाता था, जैसे वैशाली, वज्रसंघ, मल्ल, कुरु और शाक्य। महाजनपदों का पतन और मगध का उदय। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध बनकर उभरा। मगध में हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों ने शासन किया। मौर्य वंश के अधीन लगभग सभी महाजनपदों को जीत लिया गया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयासों से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। दोस्तों, तो ये था 16 महाजनपदों का ऐतिहासिक सफर, जहां छोटे छोटे राज्य संगठित होकर एक मजबूत राजनीतिक इकाई बने और आगे चलकर भारत के पहले बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी। इन महाजनपदों ने न केवल प्रशासनिक और सैन्य विकास किया, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को भी समृद्ध किया। मगध जैसे शक्तिशाली महाजनपद ने भविष्य में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के रूप में पूरे भारत पर प्रभाव डाला। वहीं वैशाली और मल्ल जैसे गणराज्यों ने लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। इतिहास हमें सिखाता है कि संगठित समाज और सुशासन किसी भी सभ्यता की नींव होते हैं। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं इन प्राचीन महाजनपदों के बारे में? हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।